सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा के पाठ क्रमांक 15 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शाखाबद्धता एवं निर्णयात्मक कथन इफ एल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। योजना, पहले हम मूल वाक्य संरचना देखेंगे या वाक्य विन्यास भी कह सकते हैं इसे, सिंटेक्स। फिर निष्क्रिय इफ यानी इफ के पास कुछ कार्य करने के लिए ना हो तब, और इफ एकल कथन सहित और इफ एकाधिक कथनों सहित। ये तीन उदाहरण हैं जिसमें इफ तो होता है लेकिन एल्स नहीं होता। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे नेस्टेड इफ एल्स का, कि इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, फिर एक क्रियाशील प्रोग्राम। पूर्ण वाक्य संरचना या वाक्य विन्यास देखिए। यहां अन्य कथन, अब ये अन्य कथन कुछ भी हो सकते हैं, जो भी वैध कथन है, लीगल स्टेटमेंट है, वो आप लिख सकते हैं। इफ व्यंजक अर्थात एक्सप्रेशन, यदि इस व्यंजक का मान शून्य या कुछ भी होगा तो यह सत्य असत्य होगा। यदि यह शून्य नहीं है, यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। व्यंजक किसी भी प्रकार का हो सकता है, तार्किक हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, बिट परक हो सकता है, बिटवाइज हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यंजक जिसका कोई मान संख्या के रूप में निकले, शून्य हो, एक हो, वास्तविक संख्या हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, उससे कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन यदि यह शून्य इसका मान आता है तो यह असत्य माना जाएगा। उस स्थिति में इफ का ये बॉडी है, जिसे हम कहते हैं, दो सर्पाकार कोष्ठकों के बीच में जो लिखा होता है, हम उसे इफ की बॉडी कहते हैं, शरीर कहते हैं, इफ की काया। इसी तरह से एल्स खंड की काया इनके बीच में लिखी होती है। अब इनके बीच में आप एक कथन लिखें चाहे एक से अधिक लिखें, एक से अधिक जब लिखना होता है तो हमें आवश्यक रूप से सर्पाकार कोष्ठकों के बीच में लिखना होता है। यदि एक ही कथन लिखना है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप सर्पाकार कोष्ठक के अंदर एक कथन भी लिखते हैं तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। इसका उदाहरण देख लें हम। यदि x का मान 5 है तो यह इस कथन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर x का मान 0 कर देगा, समाप्त। फिर वह एल्स ब्लॉक में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन यदि x का मान 5 नहीं है तब फिर वो x की काया एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सीधे एल्स ब्लॉक में प्रवेश करेगा और इन कथनों को एग्जीक्यूट करेगा, चलाएगा, और उसके पश्चात दूसरे कथन एग्जीक्यूट करेगा। यह याद रखें कि इफ एवं एल्स कुंजी शब्द हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका प्रयोग सिर्फ और मात्र उन्हीं के उसी तरह से किया जा सकता है जिसके लिए परिभाषित है। इनका प्रयोग किसी अन्य तरह से नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं एल्स विहीन इफ, निष्क्रिय इफ। तो इसका वाक्य विन्यास ऐसे हो गया, अन्य कथन, देन तब इफ व्यंजक और अर्धविराम या इसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर या कथन का विराम चिन्ह कहते हैं। तो यदि यह व्यंजक सत्य है तो भी उसके पास एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ नहीं है, असत्य है तो वैसे भी वो इफ ब्लॉक को उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। इसका उदाहरण देख लें हम यहाँ पर। यदि x का मान 5 है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और उसके पश्चात ये कथन। तो सामान्य प्रायः इसका कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन ये वैधानिक रूप से ये इस कथन में कोई त्रुटि नहीं है। फिर इफ एकल कथन सहित, इफ व्यंजक और उसके बाद एक एकल कथन, यानी एक ही स्टेटमेंट। तो यहां देखिए, इफ x = 5 x ++ अर्धविराम, तो एक ही कथन है। तो यदि x का मान 5 है तो यह कथन एग्जीक्यूट होगा। इफ एकाधिक कथनों सहित, यहां पर अन्य कथन है और इन अन्य कथनों में कुछ भी हो सकता है, फिर से इफ एल्स हो सकते हैं। इफ व्यंजक और एक से अधिक कथन है, इसलिए सर्पाकार कोष्ठक। का उदाहरण देखिए, इफ x का मान 5 है तो यह इफ ब्लॉक में प्रवेश करेगा, अन्यथा नहीं। ये 3 कथन है, इनको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद बाहर है। अब ये इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। अब ये थोड़ा सा रोचक है कि इफ यदि व्यंजक सत्य है तो ये कथन एग्जीक्यूट होंगे, ये काया इसकी, शरीर या ब्लॉक कह दीजिए। यदि असत्य है तो इस इफ के अंदर जाएगा, ये इफ यहां से यहां तक है,
उसका विस्तार इस एल्स का यहां से इस कथन तक है। इस एल्स के भीतर एक और इफ है, लेकिन इसका एल्स भाग यहां तक है, और इस एल्स के भीतर एक और इफ एल्स है। हम इफ के भीतर भी इफ एल्स लिख सकते हैं, किसी भी इफ के भीतर, वो आपकी आवश्यकता के अनुसार है। इफ के अंदर इफ एल्स हो सकता है, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, प्रत्येक एल्स के साथ एक ना एक इफ, एक और निश्चित रूप से एक ही इफ होगा। कोई भी एल्स बिना इफ के अस्तित्व में नहीं रह सकता। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है, इफ के लिए आवश्यक नहीं, जैसे हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में देखा, इफ के साथ एल्स हो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन एल्स बिना इफ के अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो यहां पे देखिए कितनी गहराई है। इफ ये सत्य है तो ये कीजिए, फिर बाहर आ जाइए, अन्यथा एल्स में जाइए। उदाहरण हम देख लें, इधर दिया हुआ दाहिनी तरफ, यदि x का मान 5 है तो मैंने सभी इफ एल्स की बॉडीज में एक ही कथन लिखा हुआ है, तो इसलिए इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहां इफ x का मान यदि 5 है तो इक्वल प्रिंट करेगा, नहीं तो इफ इस एल्स ब्लॉक के अंदर प्रवेश करेगा। इसमें एक इफ है, यदि x का मान 5 से कम है तो यह स्मॉलर प्रिंट करेगा, नहीं तो फिर एक इफ है, x का मान 5 से अधिक है तो ग्रेटर प्रिंट करेगा। कहने का मतलब यह किसी भी स्थिति में यह निर्भर करेगा कि x का मान क्या है, यदि 5 है या 5 से कम है या 5 से अधिक है, अर्थात इन तीनों में से कोई एक शब्द ही प्रिंट होगा। अब मैंने एक क्रियाशील प्रोग्राम बना के रखा है और हम देखते हैं कि वो क्या है। कहां चला गया? हाँ, यहां पे आप देखिएगा कि बाईं ओर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं, इफ एल्स। आप दाहिनी तरफ देखिए, आप ये आईओ मैंने, ये हेडर फाइल है, प्रिसीजन जो सटीकता है उसके निर्धारण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यह तो मानक का कथन है। यदि हम ये लिख देते हैं तो हर बार हमें सी इन और सी आउट के पहले एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए आप, यहां पर यह आवश्यक नहीं है कि x का मान यहां पर बराबर बराबर सत्य तार्किक कथन हो या बिट परख हो। यह सामान्य सा निर्धारण कथन है, असाइनमेंट। इसमें होता क्या है, इसकी जो संबद्धता है दाहिनी से बाईं है, तो 5 का मान x में आ जाएगा और यहां बचेगा x। तो x का मान क्या है? 5, जो कि शून्य नहीं है, तो सत्य है, तो इसका मान क्या प्रिंट होगा? 5। तो देखिए यहां पर इसका मान ये प्रिंट हो गया 5। इसी तरह से देखिए इफ ऋण 1, यहां पे कोई ये ऋण 1 भी तो एक कथन व्यंजक ही है, तो इसका मान ऋण 1 है, तो ये सदैव के लिए सत्य हो गया। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा ना, दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, यही कथन हमेशा एग्जीक्यूट होगा, एल्स भाग चलेगा ही नहीं। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ मैंने यहाँ, दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, क्योंकि यह तो हम सदैव के लिए सत्य हो गया ना यह व्यंजक। अब देखिए निष्क्रिय इफ x बराबर बराबर 5, यदि x का मान 5 है तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहां पे कुछ भी नहीं है। अगला, यदि इफ, यहां तो x का मान क्या है? 5, सो x, इसके शेष फल निकाल रहे हैं हम, तो 2 से भाग करिए, शेष क्या बचेगा? 1। तो यानी ये शून्य तो नहीं है, तो ये सत्य नहीं है, तो यह कथन नहीं एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा। तो यहां ये प्रिंट करेगा ऑड। बिल्कुल सरल है, ऑड में आ गया। ठीक है, तो इस स्थिति में हमेशा ये ऑड ही प्रिंट करेगा इस प्रोग्राम में। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं ताकि आपको बाकी बचा हुआ स्रोत प्रोग्राम दिख जाए। अब देखिए यहां पर मैंने एक वास्तविक संख्या चर घोषित किया है। यहां पर ये प्रिंट करेगा एंटर CGPA 0 से 10.00 तक। तो यहाँ पे इसने ये प्रिंट कर दिया ये यहाँ पर, और यह हमसे अपेक्षा करता है कि हम ऐसी ही वास्तविक संख्या 0 और 10 के बीच में, जबकि दोनों सम्मिलित हैं 0 भी 10 भी, कि हम अधिकतम दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही संख्या चुनें। लेकिन यदि हम इससे अधिक भी करेंगे तो आगे हमने लिखा हुआ है वो उसको राउंड कर देगा। अब यहाँ पर ये मेरे लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं इसमें कोई मान उपलब्ध कराऊँ कुंजी पटल से। तो यहाँ फिक्स कर दिया, तो
नियत बिंदु संकेतन में यानी फिक्स पॉइंट नोटेशन में, और सेट प्रिसीजन 2, इसका अर्थ है कि हम चाहते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही मान ये उपलब्ध कराए। तो जब तक हम इसके मान बदलेंगे नहीं, तो यहाँ जितने भी आउटपुट के लिए हम कथन लिखेंगे उनमें वास्तविक संख्याएं दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही स्वीकार की जाएंगी। तो देखिए, यदि CGPA का मान 5 से कम है तो ये कथन प्रिंट एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ प्रिंट होगा। यदि नहीं है तो एल्स ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक उदाहरण के लिए एक मान यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, 5.456। ये देखिए, ठीक है, हमने 3 अंक दे दिए। यहाँ पे क्या आया देखिए, CGPA, इसका मान 5 से कम है नहीं, तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स में जाएगा। अब एल्स में पहले हमने क्या लिखा, इफ, तो CGPA का मान 5 है क्या, नहीं है, तो इस इफ ब्लॉक में भी नहीं जाएगा, वो इस एल्स ब्लॉक में जाएगा। इफ, इस एल्स ब्लॉक के भीतर भी एक इफ है, CGPA का मान 5 से अधिक है क्या, हाँ है, तो ये सत्य है, तो ये कथन एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए, इसने इसका मान प्रिंट कर दिया, ये CGPA। देखिए यहाँ पे हमने 5.456 किया था, यहाँ इसने इसको राउंड करके 5.46 कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट प्रिसीजन 2 रखा था। ठीक है, और उस कॉन्ग्रेचुलेशन से उसने मैसेज संदेश प्रिंट कर दिया। अब एक चीज़ और कि यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने जानबूझकर ये 2 लाइनों में, 2 पंक्तियों में कथन एक ही है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। एक कथन का समापन बताता है अर्धविराम, जिसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। अब हुआ क्या कि जब मैंने इसको पूरी एक ही पंक्ति में लिखा, तो इसके कुछ शब्द जो अक्षर हैं वो ये दृश्य पटल यानी स्क्रीन के दाहिनी ओर से भी बाहर चले गए, तो आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसको भी लिखा है, ये इसको एक से अधिक पंक्तियों में लिखा है, नहीं तो वो भी दाहिनी ओर स्क्रीन के चले जाते। यहाँ पे भी ऐसे ही किया है, अंतर कुछ नहीं आएगा। यहाँ एंटर कुंजी दबाइए और ये इंसर्शन ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं, उसके बाद आप लिखते जाइए। और यदि आप सिंगल स्क्रीन, एक ही स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है, उस पर आप देख रहे हैं, तो एक ही पंक्ति में आप लिखेंगे तब भी वह वही कार्य करेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि अधिक अक्षर हैं और आपकी एक स्क्रीन पर की एक पंक्ति में नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें ऐसे कर दीजिए सी आउट के बाद, यह है एक ही कथन। ठीक है, तो यह था एक क्रियाशील प्रोग्राम। अगला क्या, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्विच केस, एक दूसरा शाखाबद्धता एवं निर्णयात्मक कथन है स्विच केस, जो कि उस समस्या से आपको बचाता है जो अत्यधिक इफ एल्स एक के भीतर एक नेस्टेड। ऐसा कहा जाता है कि 2 या 3 से अधिक यदि गहराई होगी इफ एल्स की एक के भीतर एक, तो हम क्या होता है कि हमने जो कोड लिखा है, हमने जो स्रोत लिखा है, हम खुद ही उसको भूल जाते हैं, उसका हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे, हम पकड़ नहीं पाएंगे कि हम कहाँ क्या करना चाह रहे हैं। तो इसलिए सलाह यही होती है, एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कहलाती है कि 2 या 3 से अधिक गहराई स्विच इफ एल्स की ना हो, उसके स्थान पर आप स्विच केस का प्रयोग हो तो अधिक बेहतर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।